हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और उसे शपथ भी दिलवाते हैं। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो आपका राइट आंसर है पल्लव द्वारा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश द्वारा कराया गया है। रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया। नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे प्रतापी राजा था। रथ मंदिर को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ के प्रत्येक राज्य में लोक सेवा आयोग होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 के अधीन संघ के प्रत्येक राज्य में लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। संविधान में 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। पहला संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा संयुक्त लोक सेवा आयोग और तीसरा राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को ली कमीशन की संस्तुति पर किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो आपका राइट आंसर है 65 वर्ष तक। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर है पाकिस्तान एवं चीन को। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। काराकोरम राजमार्ग पाकिस्तान और चीन के बीच है। नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच मार्ग बनाता है। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। नाथुला दर्रा जून 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के चीन यात्रा के परिणाम द्वारा खोला गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड निम्नलिखितो। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड निम्नलिखितो थे। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे प्रभावशाली आंदोलन अगस्त क्रांति था। अगस्त यानी भारत छोड़ो आंदोलन गांधीवादी आंदोलन से सबसे हिंसक आंदोलन था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के अधीन सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खा पैलेस में डाल दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1884 ईस्वी में किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम एक बार तथा यमुना नदी का नाम कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो आपका राइट आंसर है 3 बार। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी को 1 बार और यमुना नदी को 3 बार उल्लेखित किया गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है।
ऋग्वेद में सबसे अधिक बार और सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में सिंधु नदी का उल्लेख है, यानी सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किया गया है। ऋग्वेद में नदियों को माता सरस्वती नदी भी कहा जाता है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी की श्रेणी में रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संजय गांधी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान महाराष्ट्र राज्य में है, लेकिन संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार पटना में है और संजय गांधी डेयरी अनुसंधान संस्थान बिहार में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय से। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो आपका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत का नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गोलमेज सम्मेलन में लंदन में 1930 में, 1931 में, 1932 में क्रमशः प्रथम हुआ 1930 में, द्वितीय हुआ 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में किया गया। गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 यानी 89 प्रतिनिधि थे जो भारत और ब्रिटेन दोनों में से थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल गांधी जी ही कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मुगल बादशाह के दरबार में जाने वाला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था? तो आपका राइट आंसर है जहांगीर के दरबार में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जहांगीर मुगल बादशाह के दरबार में आने वाला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का व्यापारिक दूत बनकर आए थे। अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में वो आगरा पहुँचे। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब दिया तथा खान की उपाधि यानी इंग्लिश खान की उपाधि से उसको नवाजा गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1580 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने 10 साला नामक नवीन कर प्रणाली शुरुआत की? तो आपका राइट आंसर है अकबर द्वारा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 1580 ईस्वी में अकबर मुगल बादशाह ने 10 साला नामक नवीन कर की प्रणाली की शुरुआत की। इस नवीन कर को टोडरमल ने 10 साला प्रणाली को लागू किया था। टोडरमल अकबर के वजीर या वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री थे। टोडरमल अकबर के नवरत्न में से एक थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो आपका राइट आंसर है बाजीराव प्रथम, यानी बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाला बाजीराव प्रथम थे। बाजीराव प्रथम पेशवा सबसे महानतम पेशवा थे। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, यानी सबसे प्रतापी पेशवा बाजीराव प्रथम। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ। और आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम पेशवा कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर है मोहम्मद शाह। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण कर तख्ते ताउस छीन लिया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह कोहिनूर हीरा भी ले गए थे और तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में बेबादल खां ने बनवाया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया? तो आपका राइट आंसर है लिच्छवी। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं।
लिच्छवी द्वारा विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया था। लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ में प्रमुख 8 गणराज्य थे। इन गणराज्यों में लिच्छवी सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसकी राजधानी वज्जी थी। आम्रपाली यहाँ की एक डांसर थी जो बौद्ध धर्म में एक भिक्षुनी बन गई। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो आपका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में अभी तक जोड़ा गया है, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सभी संशोधन जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना संविधान का अंग माना जाता है। अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रबी और खरीफ और रबी फसलों के बीच छोटे समय में पैदा की जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है जायद। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जायद फसल खरीफ और रबी की फसलों के बीच छोटे समय में पैदा की जाने वाली फसल को कहते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में खरीफ फसल बोया जाता है। रबी फसल मुख्य उत्पादन गेहूं है और खरीफ फसल का मुख्य उत्पादन धान है। नगदी फसल क्या है? तो नगदी फसल के कुछ इम्पोर्टेंट जैसे चाय, कहवा, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू, ये सब नगदी फसल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो आपका राइट आंसर है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर को 284 सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अपनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारसी क्रांतिकारी मैडम भिखाजी कामा ने एक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की थी। उस पत्रिका का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर है वंदे मातरम। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। मैडम भिखाजी कामा स्टुटगार्ट में 1907 ईस्वी में सर्वप्रथम विदेश में झंडा फहराए थे। भारतीय स्वतंत्रता की माता मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है तारापुर में। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत का पहला परमाणु विद्युत स्टेशन तारापुर में 1972 में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपका राइट आंसर है आभासी, सीधा एवं छोटा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्रत्येक दशा में दर्पण के पीछे, उसके ध्रुव और फोकस के बीच अब वस्तु से छोटा और सीधा एवं आभासी बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एड्स किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर है एड्स वायरस द्वारा होता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। एड्स को पता करने के लिए व्यक्तियों में एक टेस्ट की जाती है। उस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई पड़ता है? तो आपका राइट आंसर है प्रकीर्णन के कारण। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर है जूल प्रति किलोग्राम, यानी जूल प्रति किलोग्राम गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि
जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक होती है। नियत ताप पर प्रकाश की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक पर क्या असर पड़ता है? तो आपका राइट आंसर है बढ़ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी लिपि की सूचना किससे ज्ञात होती है? तो आपका राइट आंसर है मोहरों से। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी की 2 राजधानियाँ थी, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता पर की विशेषता की मेन थी नगर नियोजन या निर्माण की कला। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। इसका अर्थ होता था कि उस समय समाज में महिलाओं की प्रधानता होती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो आपका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव को। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड की सजा दी थी, क्योंकि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को हत्या करवा दी गई, क्योंकि गुरु ने विद्रोह के अवसर पर जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो का साथ दिया था, इसलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो आपका राइट आंसर है अलीनगर की संधि। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को कोलकाता पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। अब बाद में उनका नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 352 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में निहित है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। पहला है 352, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। अनुच्छेद 356, जिसमें राष्ट्रपति का चर्चा है, राष्ट्रपति शासन का। अनुच्छेद 360, जिसमें वित्तीय आपात की चर्चा है। अभी तक हमारे भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। पहला 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? तो आपका राइट आंसर है तीव्र औद्योगिक विकास करना। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस से बनाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 के बीच था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय कृषि का तीव्र विकास करना था और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर है नर्मदा नदी पर है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर है नगर निगम। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं नगर निगम कहलाती है। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में किया गया था। नगर निगम के प्रधान को मेयर या महापौर कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर है BR अम्बेडकर, यानी बाबा भीमराव अम्बेडकर। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर है पुराणों की संख्या 18 है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं।
पुरानी कथा के आधार पर अच्छा और बुरा कर्म के फल को बताया गया है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में सातवाहन काल की जानकारी मिलती है। पुराण का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल का माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? तो आपका राइट आंसर है तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग है? तो आपका राइट आंसर है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। यह रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जीन के माध्यम से जाता है। इनके लक्षण जिस व्यक्ति में पाया जाता है उसके शरीर में किसी भाग में ब्लड निकलने पर रुकता नहीं है। यानी अगर आपका कहीं भी कट जाएगा तो उसमें ब्लड नहीं रुकेगा, उसी को हीमोफीलिया कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुग्ध क्या है? तो दुग्ध क्या है? दुग्ध एक कोलाइडी है, यानी कोलाइडी बिलियन का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है मायोसिन, यानी इनमें से कोई नहीं है, लेकिन इनका आंसर मायोसिन होगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन गाजर में पाया जाता है और ग्लूटेन प्रोटीन अनाज में पाया जाता है। तो ध्यान कीजिएगा, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो आपका राइट आंसर है उनका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। चुंबक को गर्म करने पर चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड है। चुंबक के दो ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। समान ध्रुव के बीच चुंबक में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुव के बीच आकर्षण होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है तथा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लड़की बैठे हुए एक झूला झूल रही है। यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूलने की समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका राइट आंसर है घट जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। एक लड़की बैठते हुए झूला झूल रही है। यदि लड़की झूलने पर खड़ी हो जाती है तो झूलने की अवधि घट जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कण एक परमाणु को निर्धारित करता है? तो आपका राइट आंसर है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के कण। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। परमाणु का द्रव्यमान का निर्धारण न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का कण करता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? तो आपका राइट आंसर है नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है। कैडमियम के क्षण न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जजिया कर कब समाप्त किया गया था? तो जजिया कर 1564 में समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा यानी अकबर के द्वारा जजिया कर को 1564 में समाप्त किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।